हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स मैनेजमेंट में वो है आपका संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें है आपके संगठन के स्तर। ठीक है, तो इसमें बेकर के अनुसार संगठन के कई स्तर हैं जो निम्नलिखित है। तो देखिए, प्रथम स्तर में एक व्यक्ति कार्य का संगठन करता है, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है और वो कार्य का संगठन करता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से कार्य को करेगा। दूसरा होता है कि दूसरे स्तर में एक व्यक्ति स्वयं के प्रयत्नों को व्यवस्थित करता है ताकि कई कार्य पूर्ण हो सके, यानी कि एक ही व्यक्ति इस स्तर में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति स्वयं के जो प्रयत्न यानी जो कोशिश है या जो उसकी प्लानिंग है या जो भी इसको कार्य को जिस तरीके से करना है उसको वो व्यवस्थित करता है, अरेंज करता है या कोशिश करता है ताकि कई कार्य पूर्ण हो सके, और वह इन्हें क्रम या यानी कि एक सीक्वेंस में या प्रारूप के रूप में व्यवस्थित करते हैं। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि जिसमें एक व्यक्ति अपने जो भी उसके जिस भी कार्य को उसको किस तरीके से करना है उसको व्यवस्थित करता है वो, और ताकि जिसके थ्रू यानी कि एक तरह का अरेंजमेंट या प्लेसमेंट कि आपको कार्य को किस तरीके से करना है जिसके थ्रू आपके कई कार्य पूर्ण हो सके, और जिसको वो ऐसा नहीं है कि कभी किसी चीज़ को किया उसने या कभी किसी कार्य को, जो भी कार्य किए गए हैं वो भी एक सीक्वेंस में लिए गए हैं ताकि धीरे धीरे सारे जो भी कार्य हैं वो पूर्ण हो सकें और वो सही व्यवस्थित करते हैं, यानी कि सही रूप में व्यवस्थित करते हैं। तीसरा है स्तर की अधिक जटिल होता है, यानी कि तीसरा स्तर अधिक जटिल होता है। इसमें व्यवस्थापक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए कार्य का संगठन करता है, यानी कि वो ऑर्गेनाइज करता है कि जिसमें व्यवस्थापक होता है तो जिसमें जो भी कार्य किया जा रहा है वो कई व्यक्तियों के थ्रू किया जा सकता है, तो जिसमें व्यक्तियों के लिए कार्य का संगठन किया जाता है कि उसमें बहुत सारे व्यक्ति होंगे एक कार्य को करेंगे, और जिसमें हर व्यक्ति के पास अपने अपने लिए कार्य होगा जिसमें हर व्यक्ति अपने कार्य को सही रूप से कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें लिखो यानी कि अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग या अलग अलग व्यक्तियों के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि संगठन के 3 स्तर है, जिसमें है प्रथम स्तर में व्यक्ति सम्मिलित रहता है जो एक कार्य के भागों को व्यवस्थित करता है जिसे कि वह क्रम में या प्रारूप में संपादित करता है। यानी कि प्रथम स्तर में व्यक्ति सम्मिलित रहता है जो एक कार्य के भागों को व्यवस्थित करता है, यानी कि कार्य को व्यवस्थित करता है, अरेंज करता है किस तरीके से करना है जिसे कि वह क्रम में यानी कि एक सीक्वेंस में लेता है और सीक्वेंस में सही रूप से उसको संपादित करता है। दूसरा आता है द्वितीय स्तर में एक व्यक्ति अपने प्रयत्नों को कई कार्यों की पूर्णता हेतु व्यवस्थित करता है, यानी कि जो दूसरा स्तर आता है इसमें एक व्यक्ति अपने प्रयत्नों को यानी जो उसने कोशिशें की गई हैं उस कार्य को करने में जो मेहनत की है उसको कई कार्यों की पूर्णता हेतु व्यवस्थित करता है। तीसरा आता है कि तृतीय स्तर में एक व्यक्ति तीसरे स्तर में एक व्यक्ति या प्रबंधक की आवश्यकता होती है जो कि एक या कई कार्यों की पूर्णता हेतु अन्य कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रयत्नों को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड आता है कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। तो परिवारों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति एवं आयोजन के क्रियान्वयन हेतु कौन सी क्रिया ठीक है आयोजन के क्रियान्वयन हेतु कौन सी क्रिया व व्यवहार किए जाते हैं। तो इसे चैन ने इस प्रकार बताया है, जब कोई व्यक्ति आयोजन करता है यानी कि वो प्लानिंग करता है किसी कार्य को करने के लिए, उसके माइंड में थॉट्स आते हैं कि वो किस तरीके से उस कार्य को करेगा, यानी एक तरीके से उसकी प्लानिंग करनी शुरू कर देता है कौन व्यक्ति क्या करेगा किस तरीके से किया जाएगा, तो वहाँ उन क्रियाओं को मस्तिष्क में दृष्टिगत लेता है, यानी कि वो अपने माइंड में सोच लेता है कि
किस कार्य को कब करना है, कितने टाइम में करना है, यानी कि जितनी भी जो भी व्यक्ति के अकॉर्डिंग या जिस वो उस कार्य के अकॉर्डिंग सोचता है, तो वो पहले ही अपने मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में रख लेता है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। या ज़रूरी नहीं है कि कुछ कामों को अभी करना है, कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि आपको इन फ्यूचर करने हैं, तो जिनकी जो प्लानिंग है वो अभी से ही अपने ब्रेन में या अपने माइंड में रखता है कि जिसकी शुरुआत उसको अभी से करनी होती है, तो जिन्हें भविष्य में संपन्न किया जाना है। तो जब कोई व्यक्ति आयोजन का क्रियान्वयन करता है, यानी कि उस प्लानिंग को करता है, तो वह क्रियाओं को वर्तमान समय में संपन्न करता है। यानी कि जो भी व्यक्ति वो सोचता है कि इन फ्यूचर उसको करना है, तो वो उन प्लानिंग को भले ही उस टाइम वो सोचता है कि मुझे आगे भविष्य में इन चीज़ों को संपन्न करना है, लेकिन वो अपने मस्तिष्क में रखते हुए उस चीज़ की शुरुआत भी करता है और वहीं से वो उस चीज़ की प्लानिंग कर लेता है और वो वर्तमान समय में ही उसको संपन्न करता है। यानी कि अब एक समय में या वर्तमान समय में इसको संपन्न करता है। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया में नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। तो देखिए, जब हम कोई भी चीज़ करते हैं या किसी भी चीज़ की प्लानिंग करती है, तो उसमें उस प्लानिंग में कंट्रोलिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, या ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो। यानी कि हर एक चीज़ पे नियंत्रण होना भी ज़रूरी है, हर एक चीज़ पे कंट्रोलिंग होना भी ज़रूरी होता है। तो अब आता है आपका डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। तो लुइस एलन के अनुसार व्यवस्थापन नियंत्रण व्यवस्थापक का कार्य होता है। यानी कि किसी भी कार्य को सही तरीके से करना, तो वो एक व्यक्ति यानी कि जो उस कार्य को शुरू कर रहा है या जो उस कार्य की शुरुआत कर रहा है, तो उसका नियंत्रण किसके हाथों में होता है? जो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है, तो जिसमें वह कार्य की प्रगति का मूल्यांकन और नियमन करता है और अनुमानित परिणामों का वायदा करता है कि वो, यानी कि एक तरीके से जिसमें वह कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करता है कि क्या वह कार्य सही हो रहा है या कितना कार्य उसका सही हो चुका है, क्या यह जो भी प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो कार्य हो रहा है। तो बाद में उसका मूल्यांकन भी किया जाता है कि क्या यह ठीक हुआ या इसमें कोई चीज़ गड़बड़ हुई, या किसी भी कार्य को लेकर के आप कर सकते हो। तो और उसमें वो अनुमानित यानी कि वो अनुमान लगाने का कोशिश करता है कि ऐसे रिज़ल्ट उसके आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका निकिल एंड डॉर्सी के अनुसार, सॉरी ये 2 बार लिखा गया है कि ये, तो यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजनाओं को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती हैं। यानी कि ये एक ऐसा यंत्र है कि या यंत्र के ही समान माना जाता है कंट्रोलिंग को, कि जो योजनाओं को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है कंट्रोलिंग। ठीक है। अब आता है नियंत्रण की अवस्थाएं, यानी कि जो कंट्रोलिंग है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ये अवस्थाएं ग्रॉस एंड क्रेंडल के अनुसार इस प्रकार है। यानी कि ग्रॉस एंड क्रेंडल के अनुसार नियंत्रण की 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें है पहला बल देना, किसी भी कार्य को या किसी भी चीज़ के ऊपर बल देना। दूसरा है उसका निरीक्षण करना। ठीक है। यानी कि एक तरीके से निरीक्षण, उसकी जांच करना कि क्या ये कार्य सही हो रहा है या इसमें किसी प्रकार की गलती है या नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधारा जाता है या उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। और थर्ड होता है उसमें समायोजन करना। ठीक है। तो ये ग्रॉस एंड क्रेंडल के अनुसार 3 अवस्थाएं हैं। तो जिसमें है पहला बल देना, यानी इसे साइमन ने नियंत्रण की एक अवस्था के रूप में माना है। उसका कहना है कि लोगों के अनुसार प्रशासन का अर्थ है कार्य संपन्न कराने की कला। यानी कि एक प्रशासन जिसमें वो हर व्यक्ति को कार्य किस तरीके से संपन्न होना है, कितने समय में संपन्न होना है, तो उस सही किसी भी कार्य को सही तरीके से संपन्न कराने की कला माना गया है। ठीक है।
दूसरा आता है निरीक्षण। तो योजना के क्रियान्वयन के नियंत्रण की दूसरी अवस्था योजना की प्रगति का निरीक्षण करना है। यानी कि जो आप प्लानिंग कर रहे हो या वो जिस हिसाब से वो चल रही है, क्या वो आप चेक करते हो उसको कि क्या वो सही चल रहा है। जो भी आपने कोई भी चीज़ की प्लानिंग की हो तो आप उसको चेक भी करते हो बीच में, निरीक्षण यानी इसकी जांच भी करते हो कि क्या वो जो योजना चल रही है, जो आपने प्लानिंग सोची है या वो जो चल रही है, क्या वो सही भी चल रही है या नहीं। तो जो कि कई स्थितियों में अपने आप संपन्न हो जाती है। तो उदाहरण एग्जाम्पल भी है इसमें कि हर घर में रसोई कार्य के लिए घड़ी होती है, ठीक है ना, वॉच लगी होती है या घर में ही लगी होती है। मान लीजिए किचन में भी नहीं तो घर में लगी होती है, क्योंकि इससे भोजन बनाने हेतु समय योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण किया जा सकता है कि आपको इतने बजे से खाना बनाना है और इतने बजे तक आपको खाना कंप्लीट करना है। तो जो भी फैमिली की टाइमिंग होती है खाना खाने की, तो उसी अकॉर्डिंग आप पहले ही तैयार हो जाते हो कि आपको इतने बजे से अब शुरू होना है खाना बनाने के लिए और आपको इस टाइम तक उस खाना बनाने के मेथड को पूरा करना है या खाना आपको कंप्लीट करना है। तो वॉच या मान लीजिए खाना ही नहीं, किचन में ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं कि आप वॉच को देख करके आप एक तरीके से कंट्रोल कर लेते हो किसी भी कार्य को कि आपको इतने टाइम में ये चीज़ करनी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।